हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है HSSC CET मेंस की ग्रुप 6 वालों के लिए कॉमर्स की आपकी सीरीज़ शुरू करी हुई है। तो उसकी जो है आपकी क्लास 5th है सीरीज़ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल विद न्यूमेरिकल। आपको जर्नल कराया जाएगा, साथ में एक न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास करी थी, उसके अंदर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, सभी को पता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या था, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी मैं, और प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हो। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी हमारी, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन पे बेस्ड थे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसी इक्वेशन पे हम क्या करते थे, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स थी वो रिकॉर्ड करते थे। बट ये ना हमारा प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना क्या होता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इसमें ना जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकली जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। रीज़न कि हमारे जो सप्लायर्स हैं, हमारे सेलर्स हैं, बायर्स हैं, वो हंड्रेड्स में थाउजेंड्स की उसमें होते हैं काउंटिंग में। तो उस टाइम पे जब हम इस वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। इसे हम थियोरेटिकल नॉलेज से बेस्ट मान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज से हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन में पता नहीं हमें कितनी सारी एंट्रीज करनी पड़ती है। ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा ही हमारी क्या होंगी, ट्रांजेक्शन्स होंगी। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, उसके बाद बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। काउंटिंग इक्वेशन जो है ना, अभी मैंने बताया वो एक थ्योरेटिकल टेक्निक है, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज से देखा जाए तो बहुत गुड टेक्निक है। बट जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसमें वो हेल्पफुल नहीं होती। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का। और वो क्या होती है, डेट इज़ जर्नल। कि जर्नल क्या होता है, जर्नल हमारी वो बेसिक बुक्स होती हैं जिसमें हम ओरिजिनल एंट्री को, जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको पहली बार हम रिकॉर्ड करते हैं, वो भी डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, जर्नल कहलाता है। ठीक है, कोई डाउट, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसके बाद है हम जर्नल में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, कैश की और क्रेडिट की। कैश में आपने गुड्स सेल कर दी, परचेज करा है, कोई एक्सपेंस किया है, सैलरी दी है, वेजेस दिए हैं, ये सब। क्रेडिट में सेम वही, क्रेडिट पे सेल किया हो, क्रेडिट पे परचेज़ किया हो, फर्नीचर परचेज़ किया हो क्रेडिट पे, कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट है आपने अभी तक आउटस्टैंडिंग, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। देखो दो टर्म होती है, वैसे मैं ये बता चुकी हूँ। आउटस्टैंडिंग में होता है कि आपकी ये लाइबिलिटी बन चुकी है, मान लो आपने कहीं सर्विस ले ली और उसकी पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, तो वो क्या है, आपके लिए आउटस्टैंडिंग है। और प्रीपेड का मतलब होता है जब आप एडवांस में किसी चीज़ की पेमेंट कर देते हो। ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग में हो गया कि आपने ना, आप किसी पीजी में रह रहे हो और उस पीजी का आपका जैसे अगस्त चला गया और अभी तक आपने अगस्त की पेमेंट नहीं की है और अब सितंबर शुरू हो गया, यानी कि आपने एक महीने की पेमेंट नहीं करी ना, तो वो क्या हो गया, आपका आउटस्टैंडिंग। और आपने अगस्त में ही सितंबर की पेमेंट कर दी थी, यानी कि आपने क्या कर दिया था, प्रीपेड, पहले से ही इसकी पेमेंट कर दी थी, एडवांस में पेमेंट कर दी थी, तो ये आपका प्रीपेड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, जो हमारा जर्नल होता है उससे ना सेम नेचर की आइटम, जो सेम नेचर की होती है ना, उनको हम एक ही बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, सेम नेचर के आइटम को एक, जैसे कि मैंने कैश अकाउंट बनाया, अब इस जर्नल में मान लो ये 100 एंट्रीज़ हैं, तो इन 100 एंट्रीज़ में जहाँ जहाँ भी कैश होगा ना, उसका सारा रिकॉर्ड कैश अकाउंट में। यहाँ पे मैंने, कोई कस्टमर है मेरा राम, उसके अकाउंट बना दिया। क्रेडिट पे कोई सामान जा रहा है, सेल्स, जैसे सेल्स का अकाउंट बना दिया, तो जहाँ जहाँ एंट्रीज़ में सेल लिखा मिलेगा वो सेल्स का अकाउंट, परचेज़ का अकाउंट, परचेज़ रिटर्न, सेल्स रिटर्न। जब हम सेम नेचर की जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको जब हम सेम अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेट इज़ लेज़र। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, लेज़र होता है। उसके बाद हमारी जर्नल बुक होती है ना, वो क्या है, प्राइम एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब हम बोलते हैं कि जब हम जर्नल
में रिकॉर्ड करते हैं कोई भी जो हमारी बुक है, जर्नल बुक है, वो क्या होती है, प्राइम एंट्री। प्राइम एंट्री का मतलब क्या होता है कि जर्नल में है ना, हम सबसे पहले एंट्री करते हैं कि मान लो जैसे अभी आपने कस्टमर आया, आपने उसको गुड्स दी, गुड्स देने के बाद जो आप एंट्री कर रहे हो, मतलब जब आप रिकॉर्ड करना शुरू करते हो, तो वो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो किस में होती है, हमारी जर्नल में होती है। इसीलिए इसको प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। इन विच क्या है, ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किनको रिकॉर्ड करती हैं, जितनी भी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सभी को रिकॉर्ड करती है। कैसे, डेट वाइज, जिस डेट का है उसी डेट से रिकॉर्ड करेगी। एज पर रूल, रूल कौन से हमारे, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो हमारे डेबिट और क्रेडिट के रूल हैं उनके अकॉर्डिंग ही डेट वाइज सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले रिकॉर्ड करती है विद नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको जब हम लिखते हैं हर ट्रांजेक्शन्स के साथ, उसको हम नरेशन बोलते हैं। जैसे आपने गुड्स परचेज कर दी, तो जब आप एंट्री करोगे तो आप नीचे लिखते हो सेल्स ऑफ गुड्स। इस रीज़न से मैंने ये एंट्री बनाई, तो ये हमारी क्या होती है, नरेशन होती है। तो ये था जर्नल के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले जो जर्नल होता है वो बनाया कैसे जाता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं जर्नल, उसके बाद आती है हमारा डेट, डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ मतलब लेजर फॉलो। ठीक है, डेबिट अमाउंट, रुपीज़ का साइन, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये आपका क्या होता है, परफॉर्मा होता है। जिस भी डेट की एंट्री, जैसे आज हमारी 9 तारीख है तो 9 तारीख की एंट्री करेंगे। जो भी मान लो गुड्स परचेज़ करिए तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ये भी बताती हूँ कैसे आया, जितनी भी अमाउंट का है वो अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश। अब ये एक हमारी एंट्री हो गई। अब इसके बाद हम दूसरी, मान लो आज की तारीख में कोई और एंट्री हो रही है तो वही सेम ऐसे करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं। जो डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जिस आइटम का नेचर डेबिट होगा वो डेबिट कॉलम में जाएगी, जिस आइटम का नेचर क्रेडिट का होगा वो क्रेडिट कॉलम में जाएगी। ठीक है, फिर आता है कैरी फॉरवर्ड, एक टर्म होती है कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक, ये हमारी दो चीज़ें होती हैं। अब एक मान लो जर्नल एंट्री है, पेज में तो इतनी जगह होती है, मान लो एक पेज में 25 लाइन है तो 25 लाइन में कितनी एंट्री आ जाएगी, 6, मान लो 7 आ गई, 8 आ गई। लेकिन मेरी दिन में 100 एंट्री हो रही है, तो जब मैं एक पेज से नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ तो जो ये वाला मेरा पेज है इसके नीचे जब मैं टोटल करती हूँ डेबिट और क्रेडिट साइड का, वहाँ पर मैं लिखती हूँ CF मतलब कैरी फॉरवर्ड, कि यहाँ का जो बैलेंस है, यहाँ का जो अमाउंट है, मैं उसको क्या कर रही हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। जब मैं नेक्स्ट पेज पे, जैसे ये 2 पेज हैं तो यहाँ पे मेरा कैरी फॉरवर्ड आता है, और जब सेम अमाउंट को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो उसको बोलते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी कि ये वाली अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखी है। फिर उसके बाद मैं अपनी ट्रांजेक्शन्स करती हूँ सेम, फिर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ब्रॉड फॉरवर्ड। इस तरीके की होती है। डेबिट, जो आइटम डेबिट नेचर के होंगी वो डेबिट कॉलम में जाएगी, क्रेडिट नेचर की क्रेडिट कॉलम में जाएगी। कैरी फॉरवर्ड, जब भी हम जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स है डेबिट क्रेडिट साइड का पेज के एंड में टोटल करते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, और उसी बैलेंस को जब हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं तो हम उसको ब्रॉड फॉरवर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते जर्नल बना रहे हैं तो इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे, इसीलिए तो हम इसको बना रहे हैं ना। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या आता है, प्रोवाइड डेट वाइज रिकॉर्ड। अब देखो, जब आप रिकॉर्ड करते हो तो सारे ट्रांजेक्शन्स को किस हिसाब से रिकॉर्ड करते हो, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख,
तो इससे क्या होता है कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर डेट का, मतलब आपको किसी पर्टिकुलर डेट पे देखना है कि आज मेरा भाई बिजनेस क्या है, या आज कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई है, या आपको किसी, मान लो कोई रिकॉर्ड चेक करना है उस पर्टिकुलर डेट का, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली चेक कर सकते हो। अगर आप महीने के लास्ट में जाके सारे डाटा बनाओगे, बस कि बिल्स आए, मंथ के लास्ट में 31 तारीख को सारे बिल उठा के चढ़ा दिए, तो क्या वो सूटेबल है? नहीं है ना। तो जो जर्नल है वो हमें क्या कराता है, डेट वाइज हमारा जो भी रिकॉर्ड है वो प्रोवाइड कराता है, जिससे हमें काफ़ी हेल्प होती है और हम उनको इजीली लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद है रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर। देखो, हमारे पास एक साइड डेबिट है, एक साइड क्रेडिट है, तो जब हम अमाउंट को डेबिट वाले को डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारे एरर है, मतलब गलती होने के जो चांस है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे कम हो जाएंगे। थर्ड नंबर पर है जो भी ट्रांजेक्शन्स है। अब मैंने आपको बताया था ट्रांजेक्शन कैसे, जिस डेट की है, डेट जर्नल में क्या लिखेंगे, डेट भी लिखेंगे, पर्टिकुलर भी लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट की अमाउंट भी लिखेंगे, नीचे नरेशन भी लिखेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, हमें एक तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, तो हम क्या बोल देंगे, प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, कि हमें एक ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल दे रहा है, किस डेट में वो सामान आया है या गया है, बिका है, क्या हुआ है। पर्टिकुलर में उसकी एंट्री लिखी जा रही है, अमाउंट कितने की है दोनों साइड डेबिट क्रेडिट में, और नरेशन भी लिखी जा रही है कि ये किसके रिगार्डिंग एंट्री करी गई है। तो कंप्लीट एक ट्रांजेक्शन की हमें क्या मिल रही है, कंप्लीट डिटेल मिल रही है, तो सभी की मिल रही है, ठीक है। उसके बाद है फैसिलिटेट लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था ना कि लेजर फॉलो का ऑप्शन इसीलिए रखा जाता है जर्नल में कि हम इसके सामने लिख देते हैं कि कौन से पेज पे जो हमारी अकाउंट बने हुए हैं उनके नंबर लिख देते हैं। उसके बाद जब भी हमें उस एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में चेक करना होता है तो हम यहाँ पे पेज देखते हैं और सीधा हम उस लेजर को ओपन करके उसकी सारी डिटेल निकाल लेते हैं। तो ये क्या करता है, लेजर पोस्टिंग में भी हमारी हेल्प करता है। जब हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल से हम सेम नेचर के आइटम को एक साथ पुट करके रिकॉर्ड कर देते हैं लेजर में, ठीक है। तो जब जर्नल और हमारा लेजर का आंसर सेम आता है दोनों तरफ से, तो ये क्या कर रहा है, हमारा क्रॉस चेक भी हो जाता है। मैंने जर्नल से लेजर बनाया, अगर मेरी कोई जर्नल में मेरी कोई एंट्री गलत हो जाती, मान लो कोई डेबिट की जगह मैं क्रेडिट कर देती, तो उसका इफेक्ट लेजर पे दिखता, क्योंकि वो फिर दूसरी तरफ आ जाती। तो ये क्या कर रहा है, हमें क्रॉस चेक करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ही कि डबल एंट्री बेस सिस्टम है, डबल एंट्री पे ही सारा काम किया जाता है, यानी कि एक एंट्री का दो जगह इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखिए, हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होते हैं और जो डबल एंट्री के रूल हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है हमारा पर्सनल, सेकंड है हमारा इम्पर्सनल, ठीक है। इम्पर्सनल को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका रियल, और ये पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। जो पर्सनल अकाउंट होता है इसको हम कैसे पहचानते हैं, पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है ये रिलेटेड होता है एन इंडिविजुअल, किसी फर्म का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी इंस्टीट्यूट का नाम, एक्सेट्रा। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं किसी इंडिविजुअल का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी इंस्टीट्यूट का नाम। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल राम, किसी पर्सन का नाम हो गया, मोहन लाल एंड सन्स, एक फर्म का नाम हो गया, मोहन लाल एंड सन्स क्या हो गई, फर्म हो गई। टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी का नाम हो गया। इंस्टीट्यूट और इंडिविजुअल में कैपिटल अकाउंट हो गया, प्रोप्राइटर अकाउंट हो गया। ये क्या है, मेरे पर्सनल ही तो हैं। या मेरे डेटर्स जो होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ये भी क्या नेम ही तो है। अब आप किसी को उधार माल बेचते हो तो ऐसे कहते हो मैंने बस उधार दे दिया, मैंने बस उधार दे दिया। आपने किसी को तो उधार दिया होगा, उस पर्सन का नाम तो लिखोगे, या आपने किसी से उधार लिया है तो आप भी उसका नाम तो लिखोगे।
तो वो सब क्या होते हैं मेरे डेटर्स क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है मेरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट का मतलब है मेरे पास किसी चीज़ का आना, और क्रेडिट मतलब मेरे पास से किसी चीज़ का जाना। तो ये आपका क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में दो होती है हमारी, टेंजिबल मैंने आपको बताया था जिसको हम छू सकते हैं देख सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको ना हम छू सकते ना हम देख सकते। ये दो तरह की हमारी असेट्स होती हैं। ठीक है, तो रियल अकाउंट में क्या होती है, वो सारी असेट्स मेरे बिजनेस की, रियल में लिख देती हूँ, द अकाउंट ऑफ ऑल दीज असेट्स ऑफ बिजनेस वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये सारी क्या होती है मेरी असेट्स होती है, रियल अकाउंट होती है। मैंने आपको बताया था ना असेट्स क्या होती है, असेट्स वो चीज़ होती है जिसको हम फ्यूचर में बेच के अपने आप को प्रॉफिट अर्न करवा सकते हैं। मतलब फ्यूचर में हम उस चीज़ को बेच के और हमारे पास पैसे आ सकते हैं, फ्यूचर में लिक्विडिटी हो जाए जिन चीज़ों की, वो हमारे रियल अकाउंट होते हैं। और बिजनेस की तो असेट्स दोनों होती है, टेंजिबल भी इंटेंजिबल भी, जैसे कि अब फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये जितने भी अकाउंट है, कंप्यूटर है, ये सब क्या है मेरे रियल अकाउंट है। देखो इसकी प्रिंट की लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, वहाँ पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार आप गो थ्रू हो लेना, जैसे आप गो थ्रू होगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या समझाया गया था। तो हमने अभी तक दो करे हैं, पर्सनल में किसी फर्म का नाम, कंपनी का नाम, इंडिविजुअल का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम। रियल अकाउंट में क्या पड़ा है, वो सारी बिजनेस की असेट्स चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो वो रियल अकाउंट में आती है। अब लास्ट जो आता है हमारा वो आता है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट सबसे सिंपल है, डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, मतलब जो भी आपका खर्चा है वो सारा डेबिट होगा, और क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम्स, और जिनसे आपको फ़ायदा होगा वो जिनका प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, इनकम हो रही है, वो सारी मेरी क्रेडिट है। खर्चा मेरा सारा डेबिट होगा और इनकम मेरी सारी क्रेडिट होगी। सैलरी अकाउंट जब आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड हो, या तो पेमेंट ही नहीं करी हो या एडवांस में कर दी हो, रेंट भी या तो पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई हो या हमने पहले पेमेंट कर दी हो, सेम आउटस्टैंडिंग अक्रूड, कमीशन अनअर्न। ठीक है, तो जब भी आपको ये लिखा मिले सैलरी के साथ में, तो वो किस तरीके से ट्रीट होंगे, पर्सनल अकाउंट की तरह। और पर्सनल अकाउंट का बताया था ना मैंने फॉर्मूला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको इलिस्ट्रेशन दी हुई है, क्लासीफाइज द अकाउंट इनटू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आपको बताना क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। इस तरीके के आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। अब आपको इनमें से बताना है कि कैपिटल पर्सनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा या नॉमिनल अकाउंट होगा। अब देखिए आपका कैपिटल है, तो हमें पता है कैपिटल का नेचर क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है कैपिटल हमारा। ठीक है, रेंट मेरा खर्चा होता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा नॉमिनल अकाउंट। सेल्स भी क्या होती है, मैं करती हूँ, तो उससे मुझे क्या होती है, इनकम होती है, तो ये भी मेरा कैसा हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। डेटर्स मेरे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि मैं किसी नाम से सामान को बेचती हूँ। बैंक मेरा क्या होता है, बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, कैश है, अभी मैंने बताया था जो भी जितनी भी असेट्स होती है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, वो सारी क्या होती है, मेरी रियल अकाउंट होता है। तो कैश मेरी असेट्स रियल, गुडविल इंटेंजिबल है, रियल अकाउंट, फर्नीचर मेरी असेट्स है, रियल अकाउंट, कमीशन मैंने पेड कर दिया, खर्चा हो गया मेरा एक्सपेंसिव। अगर जो ये सिंपल सैलरी है ये तो मेरी क्या है, एक्सपेंसिव है, तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट होएगा, कमीशन भी नॉमिनल है, एक्सपेंस है। लेकिन प्रीपेड एक सैलरी हो गया,
तो मैंने अभी आपको बताया ना, जब भी प्रीपेड हो जाए, आउटस्टैंडिंग हो जाए, तो वो मेरी क्या हो गई, पर्सनल अकाउंट हो गया। डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा होता है नॉमिनल, ज़्यादा डिस्काउंट अलाउड, ये भी क्या होता है मेरा खर्चा, तो ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। वेजेस खर्चा होता है नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग्स क्या है, मेरी पर्सनल है, मेरा बिजनेस है, उसमें से मैं कुछ पैसे निकाल लूँ तो मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर्स पर्सनल। पेटेंट क्या होती है, मेरी इंटेंजिबल असेट्स होती है, तो ये भी मेरी क्या हो गई, नॉमिनल अकाउंट, सॉरी रियल अकाउंट। असेट्स तो मेरी रियल अकाउंट होती है ना सारी, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। एडवर्टाइजमेंट मेरा खर्चा होता है तो नॉमिनल अकाउंट। प्लांट क्या होता है, असेट्स होती है, रियल अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक क्या होता है मेरा, असेट्स होती है ना, तो रियल अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है मेरा, खर्चा होता है नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट्स मेरा खर्चा होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब देखो ये आपका पर्सनल अकाउंट है, ये रियल है, और ये आपका नॉमिनल है। पर्सनल में देख रहे हो आप सारी चीज़ें कौन सी हैं जिनके ऊपर नाम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कौन सी है, जितनी भी मेरी असेट्स है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल, सारी रियल अकाउंट में आएगी। कोई भी खर्चा है, कोई भी इनकम है, वो सारी मेरी नॉमिनल अकाउंट में आएगी और बाकी पर्सनल में। ठीक, देखिए उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ सुमित। तो इसमें कह रहा है कि जो भी हमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है ना, वो किसके जर्नल में रिकॉर्ड करनी है, सुमित के में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जर्नल ऑफ सुमित। उसके बाद आपको मैंने परफॉर्मा बताया ही था, सबसे पहले हमारा डेट आएगा, पर्टिकुलर, LF लेजर फॉलो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट और रुपीज़ का साइन, ये ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा स्टार्ट 2010 का, तो 2010 लिखेंगे। 1 जनवरी की ट्रांजेक्शन कर रहे तो जनवरी 1। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैंने क्या लगा के बिज़नेस को स्टार्ट किया, कैश लगा के बिज़नेस को स्टार्ट किया। अब कैश, कैश क्या होता है, मेरी असेट्स होती है। असेट्स को हम किस में लेते हैं, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का जो रूल था वो क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही था ना। तो हमारे पास व्हाट कम्स इन क्या हो रही है, तो क्या हो रहा है, कैश। क्योंकि जब भी आप बिज़नेस को शुरू करते हो तो हम उसका मतलब होता है कि हमारे बिज़नेस में क्या चीज़ आ रही है, तो हमारे बिज़नेस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उससे क्या होगा, जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, जब हमने अकाउंटिंग की इक्वेशन पढ़ी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी चीज़ को बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो जिस भी चीज़ से करते हैं, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट मशीनरी होगी, जब हम इनको लगा के अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो वो सारी हमारी क्या होती है, कैपिटल होती है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एंट्री की ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, फॉर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैंने अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया, कैश से। अमाउंट कितनी, 1 लाख, तो 1 लाख अमाउंट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा जनवरी 3, पेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश को मैंने किस में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में। ठीक है, अब देखो कैश और बैंक, कैश तो मेरा रियल अकाउंट है और बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, बैंक को हम पर्सनल में इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जब भी डिपॉजिट कराते हैं, मनी डिपॉजिट कराने जाते हैं तो बैंक में जाते हैं ना, PNB हो गया, एक पर्टिकुलर नाम है ना, PNB बैंक हो गया या केनरा बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, तो इसीलिए हम बैंक को पर्सनल में लिखते हैं। अब उसने कहा कि पेड इनटू बैंक, मैंने कैश डिपॉजिट कराया है बैंक में, यानी कि मेरे पास से जा क्या रहा है, कैश। और जब कैश गोज आउट होता है तो हम उसको किस में लिखते हैं, क्रेडिट में। इन मतलब डेबिट हो रहा है और गोज आउट मतलब क्रेडिट हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट क्या हो गया मेरा, क्रेडिट हो गया। पर्सनल का जो रूल था वो क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट हम किसको करते हैं, जो रिसीव हो रहा होता है, रिसीव किसके पास हो रहा है, बैंक वालों के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम अनिल, जनवरी 8 तारीख की एंट्री में करेंगे। जब हम परचेज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, चाहे हम बॉट गुड लिखें या सोल्ड गुड्स लिखें, जब बॉट गुड लिख रहे हैं तो उसको गुड्स की जगह हम परचेज़ लिखते हैं हमेशा, और सोल्ड कर रहे हैं तो गुड्स की जगह सेल्स लिखते हैं। ठीक है, तो जब मैंने परचेज़ करी, अब परचेज़ क्या है, मेरा खर्चा है ना, ये कैसा है, मेरा नॉमिनल अकाउंट है।
क्योंकि परचेज में क्या कर रही हूँ मैं, खर्चा हो रहा है, मेरे को पैसे पे करने पड़ रहे हैं। अब मैंने फ्रॉम अनिल, कैश नहीं है, यानी कि मैंने किसी पर्सन से लिया है, तो क्या हो गया ये पर्स, पहली बात तो अनिल है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अनिल क्या है, जिससे हम ले रहे हैं, दे मतलब जिससे हम अब माल खरीद रहे हैं, यानी कि जो गिवर है वो कौन है, अनिल है, अनिल दे रहा है, तो अनिल का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी पर्सनल अकाउंट होता है, किसी का नाम होता है, तो उसके साथ अकाउंट नहीं आता। अगर आपको अकाउंट लिखना है तो इसके साथ एस लगाना पड़ेगा, तभी आप अकाउंट लिख सकते हो, अदरवाइज़ आपको खाली अनिल ही लिखना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपको पता था कि जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस मेरे क्या होते हैं, डेबिट, और इनकम, गेन, प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें होंगी क्रेडिट। तो यानी कि क्या हो रहा है, मेरा परचेज कर रही हूँ मैं गुड्स को, तो मेरा खर्चा हो रहा है, तो खर्चा क्या होता है, डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल। सोल्ड गुड्स टू अजय, मैंने अजय को गुड्स सोल्ड कर दी। सोल्ड करने का मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है ना, मतलब या तो चाहे आज के टाइम पे उधार है, इसके पीछे कैश नहीं लिखा हुआ तो हम उधार मान के चलते हैं, तो उधार है, लेकिन मुझे इससे इनकम तो हो रही है ना, मैं जब सेल कर रही हूँ, तो इनकम मेरी क्या होती है, क्रेडिट। तो टू सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब अजय क्या है, पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट कौन होता है, रिसीवर। गुड्स को कौन रिसीव कर रहा है, अजय, तो अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या अजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आपको इस तरीके से भी याद नहीं रहता तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इनमें से किसी भी एक का आप रूल चेक कर लीजिए। जैसे आपने अजय का रूल चेक कर लिया, तो उसके बाद जो आपका बच गया वो क्रेडिट ही होगा। एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी तो क्रेडिट होगी, आपको ये तो पता ही है। अब जैसे देखो, इसमें अगर हम परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम एंड इशू चेक, ये मेरी एंट्री है। अगर मान लो मुझे रूल याद नहीं आ रहा है, तो मुझे सिंपल सी बात पता है कि जब गुड्स का यूज़ होता है उसकी जगह तो परचेज आती है, बोट हो रहे तो, और सेल ऑफ गुड्स हो रहा है तो गुड्स की जगह सेल्स आता है। लेकिन अब यहाँ पे असेट्स का नाम दे रखा है तो हम उसी असेट्स को लिख के चलते हैं। तो मेरी असेट्स फ्रॉम राम, राम से मैंने असेट्स लिया और उसको मैंने क्या दे दिया, चेक दे दिया। बैंक क्या होता है मेरा, पर्सनल अकाउंट में आता है, मुझे पता है। पर्सनल का फॉर्मूला डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब मैं फर्नीचर राम से खरीद रही हूँ तो मैं उसको क्या दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ। मेरे पास से जा क्या रहा है, बैंक। गिवर कौन है, बैंक है। बैंक किसको पैसे दे रहा है, राम को। अब देखो, राम को इसने पैसे दे दिए तो इसके पास आया क्या, फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर आप बिना फॉर्मूले के करते हो तो परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप, क्या आ रहा है आपके पास, जो चीज़ आती है उसको डेबिट कर दो, जो जाती है उसको क्रेडिट कर दो। अगर आपको रूल समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बाकी आप रूल याद कर लीजिए, एक बार अगर आपको रूल याद हो गए तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको पता चल गया कि आया क्या मेरे पास, फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गया क्या, बैंक। चेक लिख रखा है तो चेक का मतलब क्या होता है, बैंक से आप पेमेंट। तो देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट। उसके बाद है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। जब भी हम ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो तो जैसे हमारे से जो कहा गया है हम उसी तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास पर्सनल यूज़। जब हम पर्सनल यूज़ अपने लिए किसी चीज़ का, बैंक मतलब जो हमारे बिजनेस में चीज़ है, कैश है, बैंक स्टॉक है, मतलब गुड्स है, जब हम उसको अपने यूज़ के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, अपनी पर्सनल इनकम के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ड्राइंग्स होती है, और ये हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हम इसकी एंट्री देखेंगे, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। मैंने आपको बताया था अगर आपको रूल याद नहीं रहता ना तो आप सिंपल सी बात देखो, क्या आया हमारे पास और क्या गया। विड्रॉ कैश, विड्रॉ मतलब निकालना, तो हमने क्या निकाला, कैश। तो हमारे पास आया क्या, कैश। अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गया क्या, बैंक। बैंक से पैसे गए ना तो टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 12,000 ये हो जाएगा। फिर उसने बोला विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। जब मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रही हूँ तो वो मेरी ड्राइंग्स होती है। ड्राइंग्स मेरा क्या होता है, खर्चा, और जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या निकाला है, कैश। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि आपने तो बोला था कि जो चीज़ आती है उसको डेबिट कर दो, जो जाती है वो क्रेडिट कर दो।
उसके पीछे की वर्ड लिखा हुआ है पर्सनल यूज़। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो मेरी क्या होती है, खर्चा होता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट निकाली क्या, बैंक से, तो टू बैंक आ जाएगा यहाँ पे, कैश नहीं बैंक। अब कैश की जगह क्या आया, ड्राइंग्स, क्योंकि यहाँ पे तो उसने किसी का ऑफिस के काम से ही निकाला, तो ऑफिस के लिए काम से निकालेगा तो उसके पास कैश आएगा। लेकिन जब वो पर्सनल यूज़ के लिए सेम चीज़ को यूज़ करेगा तो वहाँ पे हम ड्राइंग्स का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, टू बैंक। अब उसने क्या करा, अजय रिटर्न्स गुड। अजय कौन था, एक अनिल था एक अजय था। अनिल से तो मैंने उधार खरीदा था सामान, तो जब उधार खरीदते हैं तो वापस करते हैं तो वो परचेज रिटर्न होती है। अब यहाँ पे क्या है, से अजय, इससे हमें क्या करी थी, सेल्स करी थी। तो जब ये हमारे पास सेल्स रिटर्न करेगा, अजय रिटर्न्स गुड्स, इसने गुड्स वापस कर दी, तो गुड्स की जगह में क्या लिखना है यहाँ पे, सेल्स। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे फिक्स असेट्स का नाम नहीं आता, मान लो फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, मान लो यहाँ पे इसकी जगह ये होता कि अजय, मान लो अजय ने ना गुड्स उसको फिक्स असेट्स को सेल कर दिया, तो अजय उधार पे बेचा, तो अजय डेबिट टू, जो भी चीज़ बेची है, मशीनरी बेची है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो अभी इसने क्या भेजी है, गुड्स को वापस करा है। तो गुड्स जब मेरे पास वापस आई तो मैंने क्या करा था, सबसे पहले तो उसको सेल्स करी थी और वो मुझे क्या हो गई, रिटर्न। मेरे पास क्या आया, गुड्स आ गई ना, मेरे पास माल वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आया किससे, अजय से, तो टू अजय आ जाएगा 2000 रुपये से। ठीक है, ये देख लीजिए, कैश अकाउंट टू बैंक, विड्रॉ कैश करा था हमने ऑफिस यूज़ के लिए, ये बैंक के लिए यूज़ किया था, ऑफिस यूज़ के लिए, ये पर्सनल यूज़ के लिए था, तो ड्राइंग्स आ गए यहाँ पे, सेल्स रिटर्न टू अजय हो गई, अमाउंट ही। अब दोनों साइड का जब आप टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। देखो, डिस्काउंट ना दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। देखो, ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वो होलसेलर को डिस्काउंट देते हैं, फिर फर्दर होलसेलर जो होते हैं वो रिटेलर को डिस्काउंट देते हैं। जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, वो एक फ़िक्स परसेंटेज की बेस पे दिया जाता है, मतलब एक जो फिक्स जो परसेंटेज है ना, उसको फिक्स कर दिया जाता है कि हम ना इतने परसेंट का आपको डिस्काउंट देंगे, और इसको हम डायरेक्ट डिडक्ट करके ही, इस डिडक्शन करके ही इसके अमाउंट को लिखते हैं। हम इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, अलग से मतलब शो ऑफ नहीं किया जाता कि ये ट्रेड डिस्काउंट है, इतना लेस किया जाएगा, इसको हम डायरेक्ट डिडक्ट करके और उसके बाद लिख देते हैं। जो कैश डिस्काउंट होता है वो सप्लायर्स देते हैं अपने कस्टमर्स को, ताकि क्या कर सके, वो जल्दी पेमेंट कर सके, अर्ली पेमेंट कर सके। ठीक है, तो जो कैश डिस्काउंट होता है वो सप्लायर जो होते हैं, जब उनसे गुड्स परचेज करते हैं कस्टमर, तो वो अपने कस्टमर को देते हैं ताकि वो जल्दी पेमेंट कर सके और ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट कर सके। कैश डिस्काउंट तभी मिलते हैं जब आपने कोई भी गुड्स या कोई भी चीज़ परचेज़ की है और उसकी पेमेंट आप तुरंत कर रहे हो, तभी आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को अपने एक फिक्स परसेंटेज पे देते हैं, होलसेलर फर्दर अपने अकॉर्डिंग रिटेलर को डिस्काउंट देता है। इस तरीके से इसके अंदर भी जो हमारी परसेंटेज होती है वो फिक्स होती है, और इसके अंदर भी पहले से ही फिक्स किया जाता है कि अगर कोई भी कस्टमर हमें जल्दी पेमेंट करेगा तो हम उसे 2%, 5% इस तरीके से क्या देंगे, उसको डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट में मान लो कि ये कहा गया है कि जो एक्स है ना, उसने गुड्स सेल कर दी, एक्स सेल्स गुड्स टू वाई, एक्स ने सेल किया वाई को गुड, 10,000 की गुड्स थी, उसने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब देखो, ये तो मान लो एक्स की बुक से जर्नल है, ये वाई का जर्नल है। एक्स ने क्या किया है, सेल किया है, किसको, वाई को, तो वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वाई की बुक्स में क्या आएगा, वाई ने क्या करा है, परचेज करा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे किया है, एक्स से। अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, परचेज कितने की है, 10,000 की, लेस क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, लेस होता है भाई, हम उसको इतने परसेंट की छूट दे रहे हैं, हमने फिक्स किया था कितना, 10%, यानी कि 10,000 का 10% 1,000 हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 यानी कि 1,000 रुपये, 1,000 माइनस कर देंगे तो टोटल कितना पे करना है, 9,000।
तो हम यहाँ पे बुक्स में कितना रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्ट 9,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद आता है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में दो पार्ट होते हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट आपका रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड होता है कि जब हम सेल करते हैं अपने कस्टमर को, तो क्या कहते हैं कि अगर आप हमें जल्दी पेमेंट कर दोगे, अगर आप हमें कैश में पेमेंट कर देते हो अभी, तो मैं क्या करूँगी, आपको 2% का कैश डिस्काउंट दे दूँगी। जब मैं आपको कैश डिस्काउंट दे रही हूँ तो उसमें क्या हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, मेरा खर्चा है ना भाई, मुझे मिलने चाहिए थे 10,000 रुपये, लेकिन मैं आपसे 9,000 रुपये ले रही हूँ, 1,000 रुपये मुझे कम मिले, तो वो मेरा खर्चा हो गया। तो ये किस नेचर का होता है, डेबिट नेचर का। डिस्काउंट रिसीव जब हम परचेज़ करते तब हमें मिलती है, यानी कि मुझे पेमेंट करने थे 10,000 रुपये और मुझे 1,000 रुपये कम पे करने हैं, तो मेरे को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो ये मेरा कैसा होता है, क्रेडिट नेचर का। जब हम परचेज़ करते हैं, खुद माल खरीदते हैं, तो हमें क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। रिसीव मतलब हमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है ना, कुछ पैसा हमें रिसीव हो रहा है। तो जब हम परचेज़ करते हैं तभी तो हमें कम पे करना पड़ता है। और अलाउ मतलब जब हम सेल करें तो अपने कस्टमर को अलाउ कर रहे हैं कि आप हमें कम पैसे दे सकते हो। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अब जैसे मान लो एक्स ने ही सेम सेल्स की गुड्स वाई को 10,000 की गुड्स थी, उसके ऊपर 2% का कैश डिस्काउंट है। ये एक्स की बुक हो गई, ये वाई की बुक हो गई। एक्स ने क्या किया, सेल किया है किसको, वाई को, तो वाई डेबिट, डिस्काउंट अलाउड मेरा क्या है, खर्चा है, तो डेबिट करूँगी डिस्काउंट अलाउड, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितनी है मेरी, 10,000 की। 10,000 का मैं 2% निकालूंगी, क्योंकि मुझे कैश डिस्काउंट 2%, तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 200 बच गया। अब मेरे को कितना पेमेंट करना है उसको, 9800, यानी कि वाई कितना पैसा देगा हमें, 9800 देगा। 200 रुपये का उसका कैश डिस्काउंट हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 10,000। अब सेम इसने क्या किया, परचेज़ किया। परचेज़ कितने की, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू, किससे करा, एक्स से करा, तो 2x और 2 डिस्काउंट रिसीव। परचेज़ कितने की थी, 10,000 की। एक्स को पे कितना करना है, 9800। 200 रुपये का मुझे क्या हो गया, कैश रिसीव हो गया। यहाँ पे मुझे फ़ायदा हो गया और यहाँ पे मुझे नुकसान हो गया। जब भी दो पार्टी होंगी तो दो पार्टी होगी, एक की बुक्स में क्या, जैसे इसने सेल किया है, जो इसके लिए सेल होगा वो उसके लिए परचेज होगा, जो इसके लिए खर्चा हो रहा है वो इसके लिए इनकम होगी। तो ये आपका कैश डिस्काउंट था। ठीक है, 5 मेन पॉइंट हैं। सबसे पहला है आपका परचेज अकाउंट। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट इज डेबिट इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट। जब भी आप कुछ भी परचेज करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि परचेज अकाउंट लिखा जाएगा गुड्स की जगह। ऐसा नहीं है कि आप गुड्स खरीद रहे हो तो आप गुड्स ही लिखोगे, नहीं। जब भी आप कुछ, जहाँ पे ये लिखा मिल जाए ना परचेज गुड्स, तो समझ जाना उस गुड्स के लिए हमें परचेज का इस्तेमाल करना है, तो हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, इसीलिए सारे खर्चे के हिसाब से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। सेल्स क्या होती है, मैं बेचती हूँ। सेल्स ऑफ गुड इज द रिवेन्यू इनकम, सो पर एज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। यहाँ पे मेरा खर्चा हो रहा था, यहाँ पे मेरी इनकम हो रही है, मैं कुछ बेचूंगी तो मेरी सेल्स क्या होगी, हमेशा क्रेडिट होगी इन सीड्स ऑफ गुड्स। गुड्स आपको कहीं भी लिखा मिल जाए तो आपको गुड्स नहीं लिखना, अगर वो परचेज के साथ है तो परचेज आ जाएगी, सेल्स के साथ है तो सेल्स आ जाएगा। सेम ऐसा ही परचेज रिटर्न, आपको लिखा मिलता है गुड्स रिटर्न हो गई आपके पास, अब आपके पास मेंशन होगा कि वो सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न है। कई बार आपको सीधा नहीं लिख के देगा, आपको सिर्फ लिख दिया गुड्स रिटर्न है, तो ऊपर आपको नाम देखना है। मान लो अजय था, जैसे अभी मुझे पता चलेगा अजय कौन था, जिसको मैंने गुड्स सेल्स करी थी, तो अगर मैंने इसको सेल्स करी है तो रिटर्न हो रही है, तो क्या हो गई, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न मेरी हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, क्योंकि मेरा खर्चा होता है। मैंने कोई माल आपको दिया था और अब वो माल मेरा वापस आ गया, तो मुझे तो नुकसान हो गया ना, तो वो डेबिट हो जाएगी। परचेज रिटर्न क्या होता है, मेरा फ़ायदा होता है कि मैंने किसी से सामान खरीदा था, ठीक है, अब वो ख़राब आ गया, तो जब मैं उसको वापस दे रही तो उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ और गुड्स मिल जाएगी या मेरे पैसे रिटर्न आ जाएंगे। तो परचेज रिटर्न क्या होती है, मेरी इनकम होती है, इसलिए वो हमेशा क्रेडिट होती है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। रिटर्न आउट, आउट मतलब बाहर गई। बाहर कब जाती है, जब हम परचेज रिटर्न करते हैं।
और इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न को रिटर्न्स इनवर्ड। ये ध्यान रखना, ये आउट होते हैं इन मतलब आना। तो कौन सी रिटर्न हमारे पास आती है? सेल्स रिटर्न। जब हम बेचते वही तो माल हमारे पास आएगा, और परचेज किया जो हमने खरीदा था हम उसको वापस बेचते तो आउट। ठीक है। स्टॉक हमेशा द गुड लेफ्ट अनसोल्ड एट द क्लोज ऑफ द काउंटिंग इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक एंड इट्स बिकम ओपनिंग स्टॉक एट द बिगनिंग। अब देखो ये चीज़ क्या है, ये और टर्म देख लो। 1 लाख माल आया, अब सब बोलेंगे 1 लाख के पीछे पड़ रही है मैडम। तो 1 लाख माल आया, 50,000 का बिक गया, फिर 10,000 का और आ गया, फिर 20,000 का और बिक गया। इस तरीके से आपके पास नेट कितना हो जाएगा? 1,10,000 का तो आपके पास सामान आया और उसके बाद 70,000 का आपके पास चला गया, यानी कि मेरे पास 70,000 बच गया। ठीक है। अब ये मंथ के लास्ट में बच गया, मतलब अकाउंटिंग ईयर के एंड में बच गया, यानी कि 31 मार्च को मेरे पास ये स्टॉक बच गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और जब मैं क्लोजिंग स्टॉक को सेम 1 अप्रैल को लेके जाऊंगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। भाई साल के आखिरी दिन मेरे पास सिर्फ 70,000 का माल बचा है। अब ओपनिंग जैसे हुई तो भाई मेरे पास ओपनिंग में 70,000 का माल है, अब और कितना आता है? तो ये आपका स्टॉक का है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था।